नमस्कार, मैं हूं ए.के. अरुण और आप देख रहे हैं मेरा वीडियो देश का स्वास्थ्य मेरे साथ। दोस्तों, महामारी का जो दौर चल रहा है, खासकर कोविड-19 के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं, वो भले ही लोगों में उसकी दहशत कुछ कम हो गई हो, लेकिन वो दौर अभी चल ही रहा है। वैक्सीनेशंस कई देशों में शुरू हो गए हैं, कई देश अभी भी इंतजार में हैं। हालांकि टीकाकरण का जो ये काम चल रहा है वो बहुत धीमी गति से चल रहा है। इसकी दोनों वजह हैं। एक तो पर्याप्त मात्रा में टीके अभी उपलब्ध नहीं हो पाए हैं दुनिया में, और दूसरा कि लोगों में इस टीके को लेकर इतना संशय है कि लोग ठीक से पूरी तसल्ली से इस टीके को लगाने में दिलचस्पी भी नहीं ले रहे। खैर, लेकिन इस समय जो चर्चा मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, जो बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं, वो टीकाकरण को लेकर है। टीकाकरण को लेकर पूरी दुनिया में एक संगठन है जिसको गावी बोलते हैं। उसका पूरा नाम है ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन। ये संस्था 2009 में बनी थी और बिल गेट्स इसके संस्थापक हैं। जो बिल गेट्स मिलिंदा फाउंडेशन है, उसके जो संस्थापक हैं, माइक्रोसॉफ्ट के जो कोच संस्थापक हैं, को इन्वेंटर हैं, उन्होंने ही इस फाउंडेशन को बनाया है। इस गावी के इतिहास में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता दूं कि इनके संगठन का उद्देश्य है कि दुनिया में जितने भी घातक बीमारियां हैं उनके टीके का ठीक से वितरण हो और वो टीके का व्यापार, टीके का विपणन, ये सब सुनिश्चित हो। ये गावी का काम है। गावी इसके लिए रिसर्च के पैसे भी देता है, गावी इसके लिए अपना इन्वेस्ट करता है, गावी इसके लिए अलग अलग देशों में पार्टनरशिप भी करता है। अभी जो मैं बात आपसे शेयर करना चाह रहा हूं, हाल ही में बिल गेट्स का एक बयान है और बिल गेट्स कह रहे हैं कि अगले 6 महीने में कोरोना वायरस संक्रमण से होने वाली मौतों में बहुत तेजी से इजाफा होगा। वो कह रहे हैं कि लगभग 2 लाख मौतें हो सकती हैं अगले माफ कीजिएगा, अगले 6 महीने में। तो एक तो ये चिंता की बात है कि आखिर बिल गेट्स कैसे ये अनुमान लगा पा रहे हैं, उनके इस अनुमान का आधार क्या है, ये आमतौर पर जो चिकित्सा से जुड़े हुए लोग हैं, जो वैक्सीन के इनोवेशन से जुड़े हुए लोग हैं, वो भी नहीं समझ पा रहे हैं। मैं भी नहीं समझ पा रहा। मैं एक जन स्वास्थ्य कार्यकर्ता हूं, मुझे इस बात की समझ नहीं आ रही कि अगले 5-6 महीने में स्थिति ऐसे क्या होने वाली है जिससे कि कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या में वृद्धि होगी। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी जो बात है वो बिल गेट्स के उस बयान से जुड़ा है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगला जो वायरस अटैक होगा पूरी दुनिया पर, यानी कि अगली जो महामारी होगी, वो कोरोना वायरस से भी 10 गुना या उससे भी ज्यादा मारक होगी। तो जाहिर है कि ये एक दहशत, एक डर वाला जो संदेश है वो बिल गेट्स ने अभी ही दे दिया है। यहां मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि कोरोना वायरस संक्रमण के बारे में ऐसी ही भविष्यवाणी बिल गेट्स ने सन 2015 में की थी। उन्होंने सन 2015 में किसी ऐसे वायरस के दुनिया भर में फैलने और उससे संक्रमण से होने वाली बीमारियों के बारे में उन्होंने इशारा किया था। तो 2015 में 2019 के बीमारी की भविष्यवाणी, 2020 या 21 में अगले 2-3 वर्षों में होने वाले किसी दूसरे इससे भी ज्यादा खतरनाक महामारी की भविष्यवाणी, ये सब बिल गेट्स कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि उनकी सूचनाएं या इस तरह की जानकारियां उनके पास कहां से आ रही हैं, जबकि बिल गेट्स चिकित्सा से जुड़े व्यक्ति नहीं है। वो बेसिकली एक टेक्नोक्रेट हैं, उससे भी ज्यादा एक बिजनेसमैन है। अब यहां से मैं अपनी बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि आखिर ये कौन लोग हैं, आखिर ये कौन सी परिस्थितियां हैं, आखिर ऐसी क्या बात है जिसमें बीमारी के बारे में पहले दहशत फैलाई जा रही है और उसके बाद फिर उससे बीमारी से बचाव के वैक्सीन का प्रचार किया जा रहा है, या उस वैक्सीन के निर्माण या उसको अलग अलग देशों में पहुंचाने का जो काम है वो किया जा रहा है। और ये काम गावी कर रहा है। फिलहाल जो मेरी जानकारी है, गावी यानी कि ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन, यानी कि बिल गेट्स जी की जो संस्था है, वो कुछ देशों के साथ तो उसकी अच्छी मतलब साझेदारी है, यानी कि उनका एक अच्छा एग्रीमेंट है जहां पर वो वैक्सीन के
वितरण से जुड़े हुए हैं। कई जगह वैक्सीन्स को तैयार करने के लिए जो इनिशियल फंड्स होते हैं रिसर्च के लिए, वो उसको उपलब्ध करा रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा, मतलब दर्जन भर देश से इनका लगभग एग्रीमेंट है, लेकिन अभी भी लगभग 100 से ज़्यादा ऐसे देश हैं जहां पर इनको पहुंचना है। तो इसलिए भी शायद बिल गेट्स बीमारी से बचाव के लिए वैक्सीन की बात कर रहे हैं। यहां पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है जो बिल गेट्स ने अपने वक्तव्य में कहा है। उन्होंने कहा है कि वैक्सीन राष्ट्रवाद बहुत अच्छी चीज नहीं है। अभी एक नया शब्द आपको सुन के बड़ा हैरान आप हो जाएंगे कि वैक्सीन राष्ट्रवाद क्या है। दोस्तों, वैक्सीन राष्ट्रवाद का जो संदर्भ है वो ये कि इसका रेफरेंस पॉइंट ये है कि सन 2009 में संभवतः, या सन 2009 में जब H1N1 फ्लू फैला था, तो उस समय काफी दहशत थी पूरी दुनिया में। उसको भी ग्लोबल इमरजेंसी घोषित की गई थी। हालांकि कोविड-19 की तरह का पैनिक नहीं था, लेकिन उसको भी एक वैश्विक महामारी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने घोषित किया था। उस समय H1N1 फ्लू के लिए ऑस्ट्रेलिया ने वैक्सीन बना लिया था। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया ने उस वैक्सीन को तैयार किया था, और ऑस्ट्रेलिया ने उस वैक्सीन को सबसे पहले अपने देश के लोगों को देने की बात की थी। उस समय ऑस्ट्रेलिया ने ही ये प्रतिबंधित भी कर दिया था कि वो दूसरे देशों में इसका निर्यात नहीं करेंगे। तो इसी को वो वैक्सीन राष्ट्रवाद कहते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए कि किसी वैश्विक बीमारी के खिलाफ अगर कोई वैक्सीन बन रहा है और उस वैक्सीन को कोई देश पहले बना लेता है और वो उस पर अपना व्यापारिक नियंत्रण रख लेता है, तो फिर तो दुनिया के और देशों को वो वैक्सीन नहीं मिल पाएगा समय पर। इसीलिए वो कहते हैं कि इससे हमको ऊपर उठना चाहिए। अब ये बात वो क्यों कह रहे हैं? ये बात वो इसलिए कह रहे हैं कि वैश्वीकरण के दौर में आप उसके कई फायदे गिना रहे हैं। उन फायदों में ये गिना रहे हैं कि कोई भी चीज अगर देश के या दुनिया के किसी भी हिस्से में तैयार होती है, तो उस देश से वो चीजें दुनिया के हर देश तक पहुंचाई जा सकती है बहुत आसानी से, और उसका माध्यम विश्व व्यापार संगठन या फिर वैश्विक स्तर पर काम करने वाली संस्थाएं हैं। तो जाहिर है कि अगर कोई देश एक राष्ट्रवादी सोच से उस वैक्सीन को सिर्फ अपने देश तक सीमित कर ले, तो फिर ये वैश्वीकरण का क्या होगा? जो दुनिया में उनका व्यापार चल रहा है उसका क्या होगा? इसलिए इसकी वो आलोचना भी करते हैं कि वैक्सीन राष्ट्रवाद नहीं होना चाहिए। आपको याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया ने लगभग 6 लाख वैक्सीन की खुराक का एक एग्रीमेंट किया था, और उसके बाद कंपनी ने पहले तो ऑस्ट्रेलिया के ही हिस्सों में उसकी सप्लाई की थी, और काफ़ी समय के बाद दूसरे देशों में सप्लाई की बात आई थी। इस बात से आपको लग सकता है कि हाँ, ये बात तो सही है, लेकिन जाहिर है कि घोषित तौर पर नहीं, लेकिन अघोषित तौर पर यह वैक्सीन राष्ट्रवाद जैसी स्थिति लगभग हर देश अपने अपने यहाँ कर रहे हैं। भारत ने अगर कोई वैक्सीन बना लिया सबसे पहले, तो निश्चित रूप से भारत अपने लोगों को, अपने नागरिकों को उस वैक्सीन का लाभ देगा। तो ये विश्व व्यापार की अपनी पेचीदगियां हैं और उनकी अपनी कुछ जरूरतें हैं, उसको लेकर भी बिल गेट्स ने चिंता व्यक्त की है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि वैक्सीन्स के नाम पर जो इस तरह की तमाम चिंताएं हैं, उनमें एक बात और है। आमतौर पर देखा यह जा रहा है कि पिछले 10 वर्षों से हाल फिलहाल का अगर ट्रेंड देखें, या बिल्कुल उसको और 6-7 वर्षों में देखें, तो कुछ देशों में अतिवादी लोगों का एक अलग हुजूम, एक अलग सैलाब आया हुआ है। अतिवादी लोग सत्ता पर इस तरह से हावी हैं कि वो हर चीज को गाइड कर रहे हैं। जैसे अभी अमेरिका में आपने देखा कि ट्रंप के नेतृत्व में जो वहां सरकार थी, और उस दौरान जो भी चीजें घटी, जो भी घटनाएं घटी, उसी दौरान कोरोना संक्रमण फैला, और उस कोरोना संक्रमण से बहुत ज्यादा माफ कीजिएगा, अमेरिका के लोगों की, अमेरिकी नागरिकों की मौत हुई, और उसको लेकर ट्रंप सरकार उतनी चिंतित नहीं थी। हमारे देश में भी ऐसा ही हुआ। हमारे देश में तो कोरोना से निपटने के लिए ताली बजाना, थाली बजाना और इस तरह की बहुत सारी बातें की गई, जो बाद में बहुत हास्यास्पद साबित हुई। ये वैज्ञानिक युग है, और इस वैज्ञानिक युग में
यदि हम इस तरह की बातें करते हैं तो वो बहुत अजीब लगता है। लेकिन ये भी सच है कि बड़े पैमाने पर देश के लोगों ने उस बात को किया, उसको व्यवहार में उतारा। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा कि इस वैज्ञानिक युग में लोग कैसे ताली बजाकर थाली बजाकर कोरोना वायरस से बचाव की बात कर रहे थे, लेकिन चूंकि राष्ट्रीय स्तर पर इसका आह्वान किया गया था इसलिए लोगों ने ऐसा किया। इस दौर में अब हमें इस बात का ध्यान करना है कि एक तरफ तो वैश्विक बाजार की बात है, दूसरी तरफ बहुत सारी ऐसी दकियानूसी तरीके हैं जिसको लेकर हम किसी ऐसे खतरनाक घातक रोग से निपटने की बात करते हैं। इन दोनों के बीच में नागरिक की क्या अपनी भूमिका होगी, नागरिक को कैसे रिएक्ट करना है, ये एक लोगों के समझ में अभी नहीं आ रहा है। मैं आपको एक छोटी सी बात और बताना चाहता हूं। इस दौरान एक घटना और घटी है। पिछले कई दशकों से हालांकि ये प्रक्रिया चल रही है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में, खास करके 5-6 वर्षों में लोगों के बीच में दूरियां बहुत बढ़ी हैं, यानी कि आर्थिक असमानता बढ़ी है। अभी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक संस्था है ऑक्सफैम, उसने एक रिपोर्ट छापी है, उसका नाम है टाइम टू केयर। ये बहुत हाल फिलहाल की रिपोर्ट है, कुछ दिन पहले ही ऑक्सफैम ने इस रिपोर्ट को जारी किया है। उस रिपोर्ट में ये कहा गया है, उसमें जाने माने अर्थशास्त्री चांसल और पिकेटी, ये दो बड़े नाम हैं अर्थशास्त्र में, इन लोगों ने उसका विश्लेषण करके ये बताया है कि 1980 के दशक में जो भारत में लोगों की औसत आय थी लगभग वो 6% थी, वो 2015 तक आते आते 22% हो गई। इस दौरान जो आर्थिक वृद्धि हुई उसका 12% हिस्सा ऊपर के मात्र 0.1% लोगों ने प्राप्त किया, जबकि नीचे 50% लोग मात्र 11% ही पा सके। यानी कि असमानता बहुत बढ़ी। इसका मतलब यह भी हुआ कि जैसे मैं आपको दूसरा उदाहरण देता हूं, इसका सबसे बुरा असर लोगों की सेहत पर पड़ा। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत के 1% व्यक्तियों के पास 95 करोड़ लोगों यानी 70% लोगों से 4 गुना ज्यादा संपत्ति है। यानी कि 1% इस देश की आबादी के पास इतनी संपत्ति है जितने की 70% लोगों के पास नहीं है। ऐसे ही आप अगर इसको दुनिया के पैमाने पर देखें तो लगभग ये जो 95 करोड़ की आबादी है, ये पूरी दुनिया का 60% आबादी है। यानी कि भारत में जो लोग हैं उनके अंदर विकास तो हुआ, लेकिन उनमें एक सेक्टर, एक बहुत ही कम संख्या में जो अरबपति खरबपति बने, उनका विकास बहुत ज्यादा हुआ और उसकी तुलना में बाकी 70% लोगों का विकास बिल्कुल न के बराबर हुआ। ऐसे ही इस आंकड़े को थोड़ा सा और वो करें तो इसमें सबसे बुरी स्थिति महिलाओं की देखी गई। महिलाओं के बारे में टाइम टू केयर जो रिपोर्ट है उसमें एक बहुत अच्छी बात कही गई है, बल्कि बहुत चिंताजनक बात है। वो ये कि महिलाएं, कई ऐसे काम हैं जो महिलाएं करती हैं जिसको प्रोडक्टिव नहीं माना जाता। जैसे घरों में महिलाएं खाना बनाती हैं, अपने बच्चों की सेवा करती हैं, अपने पति की सेवा करती हैं, बाजार जाकर कुछ सामान लाती हैं। ऐसे जो काम है उसको अनुत्पादक काम आमतौर पर समाज मानता है। इसमें महिलाओं का योगदान लगभग 19 लाख करोड़ रुपए का था। यानी कि महिलाओं के इन कामों को अगर मूल्य दिया जाता, उनको अगर उसकी कीमत दी जाती, तो ये कीमत लगभग 19 लाख करोड़ के बराबर होती। जो भारत में जो शिक्षा का बजट है लगभग 93,000 करोड़ रुपया, उससे 20 गुना ज्यादा, लेकिन वो पैसा उनको नहीं मिला। अगर ये पैसा महिलाओं को मिल जाता तो उससे भारतीय अर्थव्यवस्था में भी एक बढ़ोतरी होती। तो इस तरह के तमाम विसंगतियां इस रिपोर्ट ने, टाइम टू केयर रिपोर्ट ने सामने रखी है और उस रिपोर्ट के आधार पर ये बताने की कोशिश की गई है कि पिछले कुछ वर्षों में क्रॉनिक पुअर्टी बहुत बढ़ी है। यानी कि कुछ लोग जो गरीब थे वो और गरीब हो गए हैं और उनकी गरीबी में ऐसी स्थिति आ गई है कि उनको अपनी स्थिति में सुधार करने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ेगी, बहुत समय लगेगा। यानी कि हम और भी दलदल में धकेल दिए गए हैं। दूसरी तरफ इसी दौरान कोरोना के पिछले 10-11 महीनों में कुछ घराने हैं, ऐसे 97 घराने बताए गए हैं, 97 लोग हैं, केवल 97 लोग हैं जिन्होंने अपने व्यापार में
बेइंतहा वृद्धि की है। तो ये जो विषमता है, इसका संबंध विश्व स्वास्थ्य संगठन ने स्वास्थ्य से जोड़ा है। उनका कहना है कि अगर गरीबी बढ़ेगी तो स्वास्थ्य की स्थिति बिगड़ेगी, और जब स्वास्थ्य की स्थिति बिगड़ेगी तो जाहिर है ऐसी महामारियां और ऐसे जब रोग फैलेंगे तो उसमें पूरे समाज की, पूरे दुनिया की स्थिति और खराब होगी, क्योंकि ये सामाजिक रोग हैं। ऐसा नहीं है कि जो संपन्न लोग हैं वो उन रोगों का इलाज कर लेंगे और गरीब लोगों को छोड़ देंगे तो पूरी दुनिया को स्वास्थ्य प्रदान किया जा सकता है। समय कम है, चलते चलते मैं एक छोटी सी बात आपसे और कर दूं कि खास करके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एक गोल बनाया गया था 2030 तक पूरी दुनिया को स्वस्थ बनाने की, उसमें भी ये बाधक है। भारत के सामने जो लक्ष्य है, मुझे नहीं लगता कि अगर यही हालात रहे, विषमता ऐसी ही बढ़ती रही, लोगों के अंदर एक बड़े पैमाने पे लोगों के अंदर गरीबी बढ़ती रही, लोगों की बेरोजगारी बढ़ती रही, तो निश्चित रूप से उसका असर उनके स्वास्थ्य पे पड़ेगा। और यह स्वास्थ्य अगर हम अचीव नहीं कर पाए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो बात हम 2030 तक कर रहे हैं उसका कोई मायने नहीं रह जाएगा। दोस्तों, ये बातें इसलिए भी जरूरी हैं कि हमने 2000 तक सबको स्वास्थ्य का नारा पहले ही दिया था और उसमें हम फेल हो चुके। उसके बाद हमने डेवलपमेंट रिपोर्ट जो हमारा एक वैश्विक स्तर पर विकास का जो एक संकल्पना थी वो 2015 तक थी, उसको भी हम अचीव नहीं कर पाए। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात है, पहले वाली जो ह्यूमन डेवलपमेंट की बात थी, अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात है, ये भी हम हासिल नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही हम नारे लगाते रहेंगे, लोगों के अंदर एक झूठ मूठ का उन्माद पैदा करते रहेंगे और अंदर से हम खोखले होते जाएंगे। वैक्सीन को लेकर जो बात बिल गेट्स कह रहे हैं, उसमें व्यापार, उसमें उनका फायदा, उसमें बड़ी कंपनियों के लाभ की बात तो जरूर है, लेकिन आम आदमी के विकास की बात नहीं है, आम आदमी के अंदर बदलाव की बात नहीं है। मुझे लगता है कि मैं इस तरह के विषयों के साथ आपसे इसलिए बात करता हूं कि आप थोड़ा सा सजग हो जाएं, आप इन तरह के मुद्दों को समझने की कोशिश करें, और अगर हम समझेंगे तो शायद कल हम अपने लिए एक बेहतर समाज की कल्पना कर सकते हैं। हम ऐसी कोई योजना बना सकते हैं जिससे हम जन स्वास्थ्य की पूरी संकल्पना को और मजबूती से लागू करवा पाएंगे सरकार से, या फिर उसमें हम अपना योगदान दे पाएंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले हफ्ते मैं फिर से कुछ नए विषय के साथ आपसे मिलूंगा, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको कुछ नई जानकारियों से लैस कराता जाऊं, नई जानकारियों से अवगत कराता जाऊं। लेकिन आपसे ये निवेदन कि आप इन जानकारियों को समाज में फैलाएं, अपने मित्रों से शेयर करें, उस पर चर्चा करें और हमारे साथ जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।